देखेंगे कि आज की क्लास में हम कवर क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा आपका क्लास का एक ओवरव्यू है कि आज की क्लास में मैं आपको क्या-क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊँगी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का मतलब। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। अक्सर ना जब आपको टीचर्स पढ़ाते हैं या आप कहीं पर भी ये 2 वर्ड सुनते होंगे ना, व्हाट इज़ इकोनॉमी? या कोई टीचर कहता है मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, कोई टीचर कहता है मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज़ 2 वर्ड? इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स, ये आखिरकार होता क्या है? ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज़ हम बात करेंगे अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था में क्या-क्या परेशानियाँ चल रही हैं। इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत के बारे में। वालेकुम अस्सलाम। तो ये टॉपिक्स जो हैं वो आज की क्लास में कवर होने वाले हैं। लेकिन क्लास में मैं कोई भी टॉपिक पे क्लिक करूं और कोई भी टॉपिक हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूं। ये क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं ये ज़रूर से ये देखना चाहूँगी कि आप में से कितने स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज है अबाउट दिस टॉपिक। यानी अगर आपसे कभी रैंडम कोई क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। एंड डोंट वरी, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि आज की क्लास में मैं यही सारी चीज़ आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले तो क्वेश्चन से। पहले मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था ना चैप्टर में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पढ़ने वाले हैं ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम और किस नाम से जानते हैं? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन देखो ध्यान से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, हाँ जी बच्चे, देखो अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो इट्स ओके, लेकिन मैं फिर भी पार्टिसिपेशन चाहती हूँ स्टूडेंट्स का। जितने भी बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट ज़रूर से करें यहाँ पर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम और किस नाम से जानते हैं गाइस? तो मेरे पास आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं एंड वेरी वेल सेड। काफ़ी स्टूडेंट एकदम सही आंसर दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट। बेहतर। वेल्थ ऑफ नेशन इज अ फेमस वर्क ऑफ। वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है, आखिरकार वो किसके द्वारा लिखी गई या फिर ये किसका प्रसिद्ध काम है? वेल्थ ऑफ नेशन इज अ वेरी फेमस बुक। ये किसके द्वारा लिखी गई है? हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत इजी है आप सबके लिए, ताकि मैं एक बार देख सकूं कि आपको कितना पता है अबाउट दिस सब्जेक्ट। देन हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास को, ठीक है? ओके, वेल्थ ऑफ नेशन इज अ फेमस बुक ऑफ एडम स्मिथ। बिल्कुल सही कहा, ठीक है? तो ये था आपका बेसिक क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स? भाई अक्सर जब मैं टॉपिक कोई भी स्टार्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने बजट पढ़ाना आपको स्टार्ट कर दिया, या मैं बैंकिंग पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ भी पढ़ा रही हूँ, उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिरकार उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। जैसे कि आज की क्लास इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स की है क्या। आज की क्लास पढ़ोगे ना तो एकदम दिमाग में आपके लिए ये उतरेगा कि हमको पता चल जाएगा कि अर्थशास्त्र है क्या, ओवरऑल इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, ठीक है? तो इसे समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल देती हूँ। पहले तो ध्यान से सुनना।
ठीक है, मान लीजिए किसी ने मुझे 10,000 रुपए दिए, ठीक है, मुझे किसी ने 10,000 रुपए दे दिए और मुझसे कहा गया कि आपकी जितनी भी नीड्स एंड वांट्स हैं, एक महीने की जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं, उन्हें आपको इन 10,000 रुपए से पूरा करना है। सिंपल से मेरे हाथ में 10,000 रुपए रख के कहा गया कि मेरे पास महीने के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, आपको इस 10,000 रुपए से पूरा करना है। ठीक है, अब मैंने कहा ओके। मैंने देखा कि मेरे महीने के एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। मान लो मेरे पास रेंट है, खाने पीने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग। मान लो मैंने इसमें से कुछ रेंट के लिए दे दिया, इसमें से कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल चला गया, इसमें से कुछ मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस चला गया, इसमें से कुछ मेरा खाने पीने का, फूड वगैरह का खर्चा चला गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन 10,000 रुपए को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बांटा और बांटने के बाद मैंने इन्हें खर्चा कर दिया। तो ये जो पूरा मैंने प्रोसेस समझाया है ना, मेरे पास पैसे होने से लेकर इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेरी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग करना और इसे खर्चा कर देना, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ये तो मैंने आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू अर्थशास्त्र का मतलब समझाया है, इकोनॉमिक्स का मतलब समझाया है। अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की। एक्चुअल डेफिनेशन हमारे पास कहती है नेशन यानी राष्ट्र के नजरिए से अगर हम बात करते हैं, नेशन के नजरिए से बात करते हैं, तो भाई आप सब जानते हैं हमारे राष्ट्र में जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो क्या है बच्चे, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, यानी वो स्केर्स है, अनलिमिटेड तो है नहीं। रिसोर्सेस यानी संसाधन, यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे मेरी कोई भी तरीके की जरूरत पूरी करी जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मुझे इस कमरे में गर्मी लग रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फैन ऑन कर दिया, तो फैन मेरे लिए क्या हो गया, एक रिसोर्स, क्योंकि उसने मेरी ज़रूरत को पूरा करा। फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में अंधेरा है, मैंने यहाँ पर लाइट ऑन करवा दी, तो अगेन लाइट मेरे लिए क्या हो गया, रिसोर्स। एनीथिंग जो आपकी ज़रूरत को पूरा करता है वो आपके लिए संसाधन कहलाता है। हमारे राष्ट्र, हमारे नेशन में जो रिसोर्सेज है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा सीमित है, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन हमारे राष्ट्र के लोग हैं, जो हमारे राष्ट्र में लोग रह रहे हैं, जो हमारा नेशन है, नेशंस में जो लोग हैं, उन लोगों की नीड्स एंड वांट्स तो बच्चे अनलिमिटेड है ना, देयर आर अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। यानी लोग हैं, अगर मेरी ही बात करो, मुझे खाना भी खाना है, मुझे ट्रैवल भी करना है, मुझे रेंट भी देना है, मुझे बहुत कुछ करना है, यानी मेरे पास नीड्स एंड वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स कह रही है इन लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन, एलोकेशन माने डिस्ट्रीब्यूशन इतनी बेहतर तरीके से करना कि आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर सको। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। अब इसके एक्चुअल डेफिनेशन को अगर हम इस एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करते हैं, तो अगर आपको मैं एग्जाम्पल में पूछूं, जितने बच्चे क्लास में हैं मुझे आंसर देंगे, ठीक है? इस एग्जाम्पल में मेरे लिए संसाधन, सीमित संसाधन क्या है? इस एग्जाम्पल में मैंने आप सबको लिमिटेड रिसोर्स यानी सीमित संसाधन पूछा है। लिमिटेड रिसोर्स
इस एग्जाम्पल में मेरे लिए क्या है? व्हाट इज द लिमिटेड रिसोर्स हेयर? हेयर लिमिटेड सीमित संसाधन मेरे लिए क्या है? 10,000 रुपये। तो ना बिल्कुल सही कहा। वाई? बिकॉज इस 10,000 रुपये से मेरी जरूरत पूरी हो रही है। यस और नो? तो 10,000 रुपये है, दैट इज व्हाट? दैट इज स्केर्स रिसोर्स। इससे एलोकेट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। देखो, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवल, फूड, हम एलोकेशन कर रहे हैं ताकि हम अपनी नीड्स एंड वांट्स को क्या कर सके? फुलफिल कर सके। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। इससे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। इतना समझ में आया? तो चलो आओ हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर आप सबको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखने को मिलेगी। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर देखना, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है? राष्ट्र में मौजूद जो सीमित संसाधन है, यहाँ पर दुर्लभ संसाधन लिखा है, सीमित संसाधन है, ठीक है। इन सीमित संसाधनों को हमें क्या करना है? एलोकेट करना है। यही बताया था मैंने अभी, यानी बांटना है। यानी इसे हमने क्या करना है? इसे हमें अपनी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग बांटना है ताकि हम एक व्यक्ति और एक नेशन, समाज, सोसाइटी, राष्ट्र, इनकी जो है जरूरत को पूरा कर सके। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। इससे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। समझ में आया अच्छी तरीके से क्या कहा मैंने? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? सिंपल। मेन चीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है? द मेन थिंग इज स्केर्स रिसोर्स, सीमित संसाधन। सीमित संसाधन, यहीं से अर्थशास्त्र शुरू हो रहा है। सीमित संसाधनों को बांटा जा रहा है ताकि इंडिविजुअल और राष्ट्र की हम क्या कर सके? जरूरत को मैनेज कर सके। हिंदी में लिखा हुआ है, व्यक्ति और समाज की जरूरतों एवं मांगों को पूरा करने के लिए जो अर्थव्यवस्था में दुर्लभ संसाधनों का आवंटन है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। डन? यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के पिता। भाई, इकोनॉमिक्स हमें समझाने का काम किसने किया था? तो इकोनॉमिक्स एक्चुअली जो हमें समझाने का काम किया था वो किया था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स में, और दैट्स व्हाई एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र के जनक के नाम से जानते हैं। और क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स के फील्ड में इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन बुक देने का काम किया था, और वो बेहतरीन बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन बुक 1776 में लिखी गई थी, ठीक है। और इस बुक के थ्रू एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफीज, टॉपिक को समझाने का काम किया है। दैट्स व्हाई हम अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। अब इस पेज से आपको दो क्वेश्चन क्लियरली मिल गए। पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, यही चीज होती है। क्वेश्चन जो मैंने पूछा ना, वो आपको ओवरव्यू देने के लिए पूछा था। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आखिरकार हम किससे कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम एडम स्मिथ को कहते हैं। दूसरी, अगर हम बात करते हैं एडम स्मिथ की सबसे फेमस बुक या वेल्थ ऑफ नेशन, आखिरकार किसकी बुक है? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में पब्लिश करी गई थी। इतना मैंने आपको पढ़ाया कि भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये हो चुका अर्थशास्त्र, फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटेड। थर्ड, हम पढ़ते हैं इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स के बारे में। ये क्या है? इकोनॉमिक्स
वर्सेस इकोनॉमी आखिरकार क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी अगर हम बात करें तो यहाँ मैं आपको बता देती कि इकोनॉमी इज द प्रैक्टिकल, इकोनॉमी क्या है, प्रैक्टिकल है, ऑफ व्हाट, ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स व्हाट, इकोनॉमिक्स इज द थ्योरी, और इस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज नोन एज इकोनॉमी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं यानी हम माइक्रो की भी बात कर रहे हैं और हम मैक्रो की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली इकोनॉमिक्स जो हमारी अर्थशास्त्र है ना बच्चे, अर्थशास्त्र को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या है वो, एक होता है माइक्रो यानी सूक्ष्म, और एक होता है मैक्रो यानी व्यापक। माइक्रो और मैक्रो ये इंग्लिश का वर्ड है, अभी आपको सिर्फ बेसिक समझना है। माइक्रो यानी इंडिविजुअल और मैक्रो यानी नेशन। तो ये दो पार्ट्स में इकोनॉमिक्स को बांट के पढ़ा जाता है। इसको भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में अभी मुझे ये भी आपको पढ़ाना है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इस बारे में बात करते हैं कि इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो इतना समझ में आ गया। जब मैं कह रही हूँ आज मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी, यानी मैं क्या कह रही हूँ, मैं माइक्रो और मैक्रो दोनों के टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, और मैं कह रही हूँ आज मैं आपको माइक्रो पढ़ाऊंगी या फिर आज मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगी। तो इकोनॉमी मतलब आज मैं सिर्फ आपको मैक्रो के टॉपिक कवर कर दूंगी। ठीक है, सिंपल भाषा में इकोनॉमी इज प्रैक्टिकल ऑफ व्हाट वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द थ्योरी पार्ट, एंड इस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज नोन एज इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ जी बच्चे, यहां तक किसी को कोई डाउट हुआ? चलो तो आगे बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो इकोनॉमिक्स है, एक्चुअली इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है ना। तो 1933 में, ध्यान से सुनिएगा, 1933 में एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रैगनर फ्रिश। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इस नेम को आपको याद रखना है। ठीक है, 1933 में एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक को उन्होंने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक को हमने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। यानी अगर कभी पूछा जाए, ये क्वेश्चन मैं पूछूं, सबसे पहली बार माइक्रो और मैक्रो शब्द का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में किसने किया था? तो आप क्या आंसर दोगे? मैं पूछूं सबसे पहली बार माइक्रो और मैक्रो शब्द का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में किसने किया था, तो तुम क्या आंसर दोगे? रैगनर फ्रिश ने किया था, यही आंसर दोगे? तो याद रखिएगा 1933 में द वेरी फर्स्ट टाइम इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। एक को कहा व्यष्टि यानी माइक्रो और एक को कहा समष्टि यानी मैक्रो। इन डिटेल इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। एडिशनली मैं एक और बात यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, ये जो रैगनर फ्रिश हैं, इन्हीं को इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में सबसे पहला नोबेल मेमोरियल प्राइज मिला था। याद रखिएगा, जो नोबेल प्राइज होता है जब वो इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया जाता है तो इसे हम नोबेल मेमोरियल प्राइज कहते हैं। तो सबसे पहला नोबेल मेमोरियल प्राइज
अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की फील्ड में अवार्ड किया गया था दो व्यक्ति को। एक का नाम था रैगनर फ्रिश और दूसरे का नाम था जॉन टिनबर्गन। और किस ईयर में दिया गया था? 1969। ठीक है, इनका बहुत फेमस कंट्रीब्यूशन रहा है। इनका फेमस कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में रहा है? इकोनॉमिक्स की फील्ड पे। रैगनर फ्रिश का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1933 में अर्थशास्त्र को दो पार्ट में बांटा था, विभाजित किया था। एक को कहा था व्यष्टि और दूसरे को कहा था समष्टि। इकोनॉमिक्स बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके बहुत सारे डिफरेंट मायने निकल रहे थे और इसीलिए इसे हमें इजी करने के लिए हमने इसे डिफरेंशिएट करके पढ़ने का काम किया। हमें पहली बार रैगनर फ्रिश ने ही बताया था कि ये इतने वास्ट सब्जेक्ट को हम प्रॉपरली दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक को हम माइक्रो कह सकते हैं और एक को हम मैक्रो कह सकते हैं। ठीक है, डन है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चे? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा? तीन चीजें पढ़ ली। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने आपको यहाँ पढ़ाया इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये होता है एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी, यानी राष्ट्र के सीमित संसाधनों को बांटना। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी क्या होता है? तो प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल इज इकोनॉमी। थ्योरी क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो प्लस मैक्रो और इकोनॉमी मतलब ओनली मैक्रो। थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज नोन एज इकोनॉमिक्स। डन? ओके, यहां तक हमने समझ लिया। ये दो चीज हमने खत्म करी। चलिए अब हम मूव करेंगे द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। ध्यान से देखो यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से। हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी ना, अब हमें इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करना है। यानी हमारे अर्थशास्त्र में बेसिकली आपको सबसे ज्यादा कौन कौन सी परेशानियां देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी परेशानियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो बढ़िया। यहाँ पर मैं आपको पहले कुछ बातें बताती हूँ। शुरू किया था ना हमने, इकोनॉमिक्स शुरू हो रही थी कहाँ से? सीमित संसाधनों से, है ना। सारी बात टिकी थी सीमित संसाधनों में। अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते तो परेशानी की कोई बात ही नहीं होती भाई। मतलब क्या था? जो स्केर्स रिसोर्स था उसी को हमें एलोकेट करना था ना, ताकि हम लोगों के अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सके। द बेसिक इज दिस, है ना। तो यही से स्टार्ट होती है इकोनॉमिक्स की परेशानियां। तो सबसे पहले तीन बेसिक परेशानियां या तीन बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमिक्स की। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और किस क्वांटिटी में। सीमित संसाधन है, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, बहुत सीमित रिसोर्स है। इस सीमित रिसोर्स से हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए, यानी हमें ज्यादा फूड बनाना चाहिए, यानी अपने ज्यादा रिसोर्सेस को फूड में लगाकर खर्चा करना चाहिए, या हमें ज्यादा क्लोथिंग की जरूरत है, हाउस की जरूरत है, यानी बेसिक नेसेसिटीज की ज्यादा जरूरत है। हम फूड, शेल्टर, हाउसिंग, क्लोथिंग इसमें अपने ज्यादा रिसोर्सेस को लगाएं और इसे बनाएं, या फिर हम लग्जरी की तरफ मूव करें। हमें ज्यादा कार्स वगैरह बनानी है, BMW बनाना है, ऑडी बनानी है, क्या ज्यादा बना है? पहला सवाल जो हमारे सामने खड़ा हो जाता है स्केर्स रिसोर्स को लेकर
लिमिटेड है, सीमित है, तो बताओ सबसे पहले हम प्रोड्यूस क्या करें? हम लग्जरी की तरफ ज्यादा रिसोर्सेस भेजकर उसे तैयार करें, या अभी हमारी जनता को ज्यादा नेसेसिटीज की जरूरत है, या फिर हम ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाएं, या फिर हम ज्यादा खर्चा करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर। यानी सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी प्रॉब्लम जो अर्थव्यवस्था फेस कर रही है कि सीमित है, तो बताओ हम सबसे पहले प्रोड्यूस क्या करें? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, नेसेसिटीज की तरफ जाए, या हम ज्यादा लग्जरी की तरफ जाए? हम ज्यादा एग्रीकल्चर की तरफ जाए, या फिर हम ज्यादा इंडस्ट्रियल की तरफ जाए? अब ये पहली प्रॉब्लम समझ गए। पहली प्रॉब्लम का आंसर अगर मिल गया कि हमने अपने रिसोर्सेस को बांट दिया कि चलो हम कितना कितना क्या क्या करेंगे, हमने अपने रिसोर्सेस को जो है क्या कर दिया, बांट दिया। तो अब दूसरा सवाल हमारे सामने क्रिएटेड है, दूसरा सवाल हमारे सामने खड़ा है। दूसरा सवाल क्या है? हाउ आर दीज प्रोड्यूस? चलो मैंने कह दिया हम एग्रीकल्चर इतना बनाएंगे, हम इंडस्ट्रियल इतना बनाएंगे, मैंने कह दिया हम फूड इतना बनाएंगे, लग्जरी में इतना रिसोर्सेस यूज करेंगे। ओके, इसका सवाल, इसका हमें जवाब मिल गया। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएटेड इज कैसे प्रोड्यूस करोगे? कैसे प्रोड्यूस करोगे? यानी जो प्रोडक्शन टेक्निक होगी वो ज्यादा लेबर होगी, यानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी, या मशीन इंटेंसिव टेक्निक होगी? यानी ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय करके तुम प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, या ज्यादा से ज्यादा मशीन्स को एम्प्लॉय करके तुम प्रोडक्शन करना चाह रहे हो? भाई किसमें तुम ज्यादा जाना चाह रहे हो? हर की अपनी परेशानी है, हर के अपने क्या है, फायदे हैं। अगर हम लेबर को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, रोजगार बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में। ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पर थोड़ा काम स्लो होता है ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम मशीन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इट इज मोर एफिशिएंट। सब मानते हैं लेबर से ज्यादा एफिशिएंट मशीन होती है, कम टाइम पर हम ज्यादा चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने क्वेश्चन पूछा, या पहले इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम दी गई वो कहा गया क्या प्रोड्यूस करना है? तुम नेसेसिटीज की तरफ ज्यादा जाना चाह रहे हो, लग्जरी की तरफ ज्यादा जाना चाह रहे हो, एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा जाना चाह रहे हो, इंडस्ट्रियल की तरफ ज्यादा जाना चाह रहे हो, क्या करना है? नेक्स्ट, इसका जवाब मिल गया, तो चलो बताओ कैसे करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है? ज्यादा लेबर चाहिए, ज्यादा मशीन चाहिए, लेबर इंटेंसिव है या मशीन इंटेंसिव है? ठीक है, ओके। अब इसका भी तुम्हें आंसर मिल गया, चलो हमने इसमें भी आंसर निकाल लिया। देन द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर whom आर दीज प्रोड्यूस? माने किसके लिए तुम प्रोड्यूस कर रहे हो? जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किया, मान लो हमने एक सर्टेन गुड प्रोड्यूस करा, एक सर्टेन टेक्निक इस्तेमाल करके प्रोड्यूस किया, देन द थर्ड क्वेश्चन इज किसके लिए बनाया है? रिचर सेक्शन के लिए बनाया है, पुअर सेक्शन के लिए बनाया है? किसे ज्यादा दोगे? रिच क्लास को ज्यादा दोगे, या पुअर सेक्शन को ज्यादा दोगे, या मिडिल क्लास को ज्यादा दोगे? समझ रहे हो? तो दीज आर द थ्री बेसिक या फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? फर्स्ट इज, तो सबसे पहला क्या है? व्हाट इज प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में? समझ गए इसका मतलब क्या है? दूसरी प्रॉब्लम क्या है? हाउ आर दीज प्रोड्यूस, यानी कैसे तुम्हें इसका प्रोडक्शन करना है? हाउ आर दीज प्रोड्यूस? एंड द थर्ड इज फॉर whom आर दिस प्रोड्यूस? आखिरकार किसके लिए तुम्हें इसका प्रोडक्शन करना है? समझ में आया अच्छी तरीके से?
दीज आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। इन 3 प्रॉब्लम्स में एनीवन, किसी को किसी तरीके का कोई डाउट? डन है? यहाँ तक सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया? चलो बैक करते हैं। तो 3 टॉपिक हो गए। वी हैव स्टडीड अबाउट इकोनॉमिक्स, वी हैव स्टडीड अबाउट इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स, देन हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी भी पढ़ ली है। ओके, नेक्स्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में पढ़ना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल ऑफ। ठीक है, चलो स्टार्ट करें इससे। ये 3 समझ में आ गए? चलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सुनो ध्यान से, शुरू कहाँ से हुआ था? स्केर्स रिसोर्स से। यहाँ पर भी स्केर्स रिसोर्सेस से ही शुरू होगा। लिमिटेड रिसोर्सेस हैं बच्चे, ठीक है। अब लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो हम बात करते हैं कि उन लिमिटेड रिसोर्सेस से एक सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोड्यूस हो सकता है। अगर मेरे पास 3 लेबर हैं तो इन 3 लेबर की कुछ क्षमता होगी ना, इन 3 लेबर की कुछ वर्किंग कैपेसिटी होगी ना, वो उसी वर्किंग कैपेसिटी के अंदर काम करेंगे, वो अनलिमिटेड गुड्स तो नहीं प्रोड्यूस कर देंगे। तो क्या है, हमेशा याद रखना जब हम लिमिटेड रिसोर्स की बात करते हैं, लिमिटेड रिसोर्स से एक बहुत सर्टेन लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज का ही कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो सकता है। एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी से, एक लिमिटेड स्टॉक से, एक लिमिटेड रिसोर्स से एक सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकता है। उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट के नाम से जानते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट इज द कलेक्शन ऑफ, ये वो कलेक्शन है उन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो तुम प्रोड्यूस कर सकते हो एक लिमिटेड रिसोर्स, एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट के नाम से जानेंगे। ठीक है, मासूम है जो बच्चे, धीरे धीरे करके सब पता चलेगा। पहले जो पढ़ा रही हूँ वो सुनो, धीरे धीरे करके हर एक चीज आएगी आपके सामने। ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को और क्लियर करने के लिए हम चलते हैं एक ग्राफ में। ध्यान से देखिएगा, इससे एक इकोनॉमी को कंसीडर करो जहां पर हमें एक लिमिटेड रिसोर्स दिया हुआ है और इस लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल करके हम कॉर्न और कॉटन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी मेरे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, सिंपल एक छोटा सा रिसोर्स दिया है और उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके हम कॉर्न का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके हमें कॉटन का भी प्रोडक्शन करना है। तो भाई हम लिमिटेड सेट ही तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज लिखी हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर हमने सारे अपने रिसोर्सेस जो है कॉटन में लगा दिए तो हमने 10 क्वांटिटी ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर दी, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कॉटन नहीं बचा। यानी अगर हमने सारे रिसोर्सेस जो है वो कॉटन में लगाए तो कॉटन तो बन गया, लेकिन हमें कॉर्न नहीं बन पाया। वाई? बिकॉज यही तो हमें क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस की परेशानी है। ओके, नेक्स्ट, अगर हमने थोड़ा सा रिसोर्सेस कॉर्न में लगाया, यानी हमने क्या किया, सारे नहीं कॉटन में लगाया, थोड़े से संसाधन अगर हमने कॉर्न में लगाया तो देखो कॉर्न हमें यहाँ पर 1
मिल गया, लेकिन हमें कॉटन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। पहले जहां 10 कॉटन प्रोड्यूस हो रही थी, अब 9 हो रही है। पहले जहां पर 0 कॉर्न प्रोड्यूस हो रहा था, अब हमने रिसोर्सेस कॉर्न की तरफ लगाए, तो यहाँ पर 1 कॉर्न प्रोड्यूस हो रहा है। यस और नो, है ना? नेक्स्ट सी, हमने थोड़े से और रिसोर्सेस कॉर्न में लगाए, तो हमारे पास 2 कॉर्न आया और हमारे पास कॉटन में और कॉम्प्रोमाइज हो गया। इसी तरीके से हमने थोड़े से और रिसोर्सेस कॉर्न में लगाए, देन हमें कॉटन में और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अब 5वीं देखो, सारे रिसोर्सेस हमने कॉर्न में लगा दिए, तो कॉर्न तो मिल गया, लेकिन कॉटन नहीं मिला। यहां सारे कॉटन में लगे थे, यहां सारे कॉर्न में रिसोर्स लग गए। ठीक है, तो ये क्या है? ए बी सी डी ई, इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज सेट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट हमें क्या कह रहा है? सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बता रहा है जो हम एक लिमिटेड रिसोर्सेस से बना पा रहे हैं। एक लिमिटेड रिसोर्सेस दिया गया था, कॉर्न और कॉटन को प्रोड्यूस करने को दिया गया था, तो हमने कॉर्न और कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी कॉम्बिनेशन बनाए, ये ए बी सी डी ई, इसे हमने क्या कहा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, पॉसिबिलिटीज यानी जो उत्पादन की संभावना हो सकती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सीमा। ठीक है, ओके, डन। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है? सेट तो बता दिया मैम, लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो बस इसी के कर्व को हम कहते हैं। कर्व क्या? यानी कॉर्न और कॉटन जो हमने अभी प्रोड्यूस करी, या जो हमने ए बी सी डी ई जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स हमने बनाए थे, उन सेट्स को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। तो वो जो कर्व, दैट कर्व, जो कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है सारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स को, उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? हाँ या ना? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या है? सेट यानी सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसे एक गिवन टेक्नोलॉजी से। अब उन सेट्स को अगर हम कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि ये कर्व, तो हमें ये कर्व क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहलाएगा। और यहीं से तुमने एक और चीज सीख ली। अच्छा एक बात बताऊं, यहीं से मैं तुम्हें एक और चीज समझाती हूँ। एक बात बताना, कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहना और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना। एक बात बताओ, अगर तुमने रिसोर्सेस सारे कॉटन में लगाए थे तो कॉर्न में कॉम्प्रोमाइज किया था ना? कॉर्न नहीं मिला था, कॉटन ही मिला था। लेकिन तुम्हें कॉटन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, तुम्हें एक कॉर्न को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना? यानी अगर तुम्हें कॉर्न चाहिए तो तुम्हें कॉटन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्स, यू हैव स्केर्स रिसोर्स, है ना? बस इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो अगर हमें कोई एक चीज ज्यादा चाहिए,
तो हमें दूसरे में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मुझे कॉर्न चाहिए तो मुझे कॉटन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट मैंने कॉम्प्रोमाइज करी, जो मैंने जाने दिया, द कॉस्ट विच आई फॉरगॉन, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जाना। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि आज के क्लास का लास्ट टॉपिक। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? There is always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of the other good that had to be foregone. देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। कुछ हमें जाने देना पड़ेगा, कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ताकि हम दूसरी चीज को ज्यादा पा सके। तो वो अमाउंट जो हमने कॉम्प्रोमाइज किया, वो अमाउंट जो हमने जाने दिया, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जाना। अब यहाँ पर देखो एक बंदा खड़ा है और वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच में सोच रहा है। दिस इटसेल्फ रिप्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाई? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अभी एक अच्छी खासी, मान लो क्या है, चलो मैं एक अच्छी खासी जॉब में हूँ, एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर रही हूँ। ओके, मैं एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो अर्न कर रही हूँ, बट मुझे क्या करना है, मुझे एमबीए करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एमबीए की डिग्री के लिए 2 साल अपनी जॉब छोड़ी, मैंने एमबीए की डिग्री के लिए 2 साल अपनी यहाँ पर जॉब छोड़ दी ताकि मुझे एमबीए की डिग्री मिल सके। तो यहाँ पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई वो 2 साल की सैलरी जो मैंने कॉम्प्रोमाइज करी ताकि मैं एमबीए की डिग्री हासिल करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है एमबीए की डिग्री हासिल करने के लिए मैंने ये चूज किया एमबीए की डिग्री, और इसके लिए मैंने कॉम्प्रोमाइज यानी जो जाने दिया, वो क्या जाने दिया, अपने 2 साल की 2 इयर्स की सैलरी। तो इससे हम क्या कहेंगे, इन 2 साल की सैलरी जो मैंने जाने दी, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत के नाम से जानेंगे। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? यस और नो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इकोनॉमिक कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट। डन है? अच्छी तरीके से समझ में आ गया? तो भाई यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल वही लिया था कि भाई अगर स्क्योर्स रिसोर्स है और मुझे कॉर्न का प्रोडक्शन करना है, तो कम रिसोर्सेस बचेंगे कॉटन के लिए और वाइस वर्सा। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसे हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है? ओके तो बच्चे ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने ये 5 टॉपिक अच्छे से समझ लिए। सिंपल मैंने इकोनॉमिक्स समझा दिया, मैंने इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स समझा दिया, मैंने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय जो समस्याएं हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, समझा दिया। देन हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट को समझा दिया। और फिर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इकोनॉमिक कॉस्ट को भी समझ लिया।
इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में डिफरेंस क्या है, हम इसे डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र आखिरकार क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी यानी पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर यानी प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है आज के टॉपिक्स जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है, कंटिन्यूएशन है उसी क्लास का। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने आप सबको लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वगैरह के बारे में बताया, और वही चीज़ हम आज की क्लास में आगे पढ़ेंगे। बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिक ज़रूर है, लेकिन जब भी हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, तो बेसिक एक ऐसी चीज़ है जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पिकअप किए जाते हैं और हम इन्हीं बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, और सबसे पहले हम बात करते हैं बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी अगर हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे यहाँ पर एक सवाल करना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स को सबसे पहली बार इन दो पार्ट्स में किसने डिवाइड किया। इकोनॉमिक्स को सबसे पहली बार माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसने डिवाइड किया। भाई मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था ना कि 1933 में एक इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, ओके चलो, तो मैंने आपको क्या बताया था, 1933 में एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रैगनर फ्रिश। ठीक है, तो रैगनर फ्रिश ने क्या किया, रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को इन्होंने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को उन्होंने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये पहले वो बंदे थे जिन्हें इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में क्या मिला, इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। आगे इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ध्यान से देखिएगा भाई, ये शब्द है माइक्रो। माइक्रो जो इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, यानी छोटा, सूक्ष्म, और मैक्रो यानी बड़ा, यानी व्यापक। तो माइक्रो और मैक्रो यानी इकोनॉमिक्स को हमने दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक है छोटा हिस्सा और एक है बड़ा हिस्सा। अब ये छोटे और बड़े हिस्से के बीच में डिफरेंस आखिरकार क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज अपनी क्लास के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम इस क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा मैं कह रही हूँ इस क्लास के नजरिए से, तो क्लास में जो हर एक स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट से मैं इंडिविजुअली उसके बारे में जानकारी ले रही हूँ। ठीक है भाई, मैं पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, ठीक है, क्या पढ़ रहे हो, किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी हर क्लास में, ये मेरी क्लास है, इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली मैं उसके बारे में जानकारी ले रही हूँ, इंडिविजुअली मैं उसके बारे में स्टडी कर रही हूँ, इंडिविजुअली मैं ये देख रही हूँ कि कोशिश कर रही हूँ जानने की कि आप सब क्या है। तो इंडिविजुअल स्टूडेंट की स्टडी इस क्लास के नजरिए से क्या बनेगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा। और वहीं पर अगर इस पूरे क्लास में आप सारे स्टूडेंट्स को मैं एज अ सम, एज अ होल लेकर बात करती हूँ, यानी मैं क्या कहती हूँ, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आपकी टोटल नीड्स एंड वांट्स क्या है, आप टोटल इनकम क्या है,
आप सबकी टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, यानी पूरे क्लास को एज अ सम, एज अ होल लेकर बात करूं तो फिर वो हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा, फिर वो हमारे लिए हिस्सा बनेगा मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र का। तो अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, क्लास के नजरिए से एक इंडिविजुअल है तो माइक्रो और पूरा क्लास है तो क्या है, मैक्रो। तो भाई माइक्रो और मैक्रो में, लेकिन अगर हम शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सबसे स्टूडेंट से पूछती हूँ, ये तो रही क्लास की बात, मान लो हम बात करते हैं इस पूरी बिल्डिंग के, मान लो इस बिल्डिंग में बहुत सारे स्टूडियोज हैं, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। मान लो हम बात करते हैं इस पूरे स्टूडियो की या इस पूरे बिल्डिंग की, बहुत सारे क्लासेस स्टूडियो में चल रहे हैं, या इस पूरी बिल्डिंग में बहुत सारे स्टूडियोज हैं जिसमें क्लासेस चल रही हैं। तो इस पूरे बिल्डिंग के नजरिए से अगर मैं एक क्लास के बारे में डिस्कस करूं तो वो मेरे लिए क्या है, पूरे बिल्डिंग के नजरिए से अगर हम एक यानी सिंगल क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो क्या है, माइक्रो। और पूरे क्लास के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इतना समझ में आया। यानी क्लास का नजरिया था तो एक स्टूडेंट माइक्रो था, पूरा क्लास मैक्रो। लेकिन बिल्डिंग का नजरिया है तो बिल्डिंग के नजरिए से एक क्लास हमारे लिए क्या हो गई, माइक्रो, लेकिन पूरा बिल्डिंग क्या हो गया, मैक्रो। समझ रहे हो कुछ? यानी अगर हम नजरिया बदलते हैं, अगर हम अप्रोच बदलते हैं तो माइक्रो और मैक्रो के एग्जाम्पल्स बदल रहे हैं। लेकिन मैं किसी भी नजरिए की बात करूं, किसी भी अप्रोच की बात करूं, मैं हमेशा दो वर्ड्स को कॉमन रखूंगी हर जगह, हमेशा मैं दो वर्ड्स को कॉमन रखूंगी हर जगह। एक को मैं कहूंगी इंडिविजुअल और एक को कहूंगी मैं होल यानी सम, ठीक है, ओके। तो इंडिविजुअल एंड होल यानी सम। तो यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, इंडिविजुअल एंड होल। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहती है कि पूरे नेशन यानी राष्ट्र के नजरिए से, नेशन यानी राष्ट्र के नजरिए से अगर हम एक प्रत्येक व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं तो वो मेरे लिए माइक्रो है। पूरे राष्ट्र के नजरिए से अगर हम नेशन को एज अ होल, एज अ सम लेकर बात कर रहे हैं तो फिर वो मेरे लिए क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी नेशन को अगर हम टोटल होल लेकर बात करें देन इट इज मैक्रो, इंडिविजुअल को लेकर बात करें देन इट इज माइक्रो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं पूछूं, मैं बात कर रही हूं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की, तो नेशनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो या मैक्रो। अगर मैं कहूं मैं बात कर रही हूं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय हमारे लिए माइक्रो का हिस्सा है या मैक्रो का। तो देखो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ये मेरे लिए किसका हिस्सा बन जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। वाई? बिकॉज इन नेशनल इनकम, इन राष्ट्रीय आय, मैंने नेशन को क्या लिया, एज अ होल, एज अ सम लेकर बात करी। और वहीं पर अगर मैं कोई इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की इनकम के बारे में बात करूं, मैं अपनी इनकम के बारे में बात कर रही हूं, मैं एक कंपनी की इनकम के बारे में बात कर रही हूं, एक प्रत्येक व्यक्ति की इनकम के बारे में बात कर रही हूं, तो वो हमारे लिए किस में आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं हमारे नेशन में कैसी स्थिति चल रही है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। हम बात कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारा टोटल एक्सपोर्ट, टोटल इंपोर्ट क्या है, ठीक है,
ओके हम बात कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्र का बैंकिंग सिस्टम क्या कहता है, हम बात कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्र का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कह रहा है। हम बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, नेशनल इनकम, इन सब के बारे में जब भी बात करते हैं, ये सारे टॉपिक आपके लिए मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा बनता है। वाई, क्यों ये समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा बनता है? क्योंकि यहाँ पर हमने नेशन को क्या लिया है, एज अ सम लिया है, एज अ होल लेकर बात करी है। ठीक है, ओके ओके। अब अगर वहीं पर हम इंडिविजुअल को लेकर बात करते हैं, व्यक्ति को लेकर बात करते हैं, तो फिर वो हमारे लिए किसका हिस्सा है? फिर वो हमारे लिए माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा कहलाता है। नेक्स्ट डिफरेंस याद रखिएगा, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के काम करने के कुछ मेजर डिटर्मिनेंट होते हैं। मेजर डिटर्मिनेंट मतलब होता है प्रमुख निर्धारक। प्रमुख निर्धारक मतलब होता है कि ज्यादातर टॉपिक उससे रिलेट करें। यानी अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो प्रमुख निर्धारक है, मेजर डिटर्मिनेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राइस यानी कीमत। यानी हम ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स माइक्रो से रिलेटेड पढ़ेंगे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कीमतों से डील करेंगे। तो इसीलिए क्योंकि माइक्रो का एक बहुत मेजर पोर्शन इज रिलेटेड विथ प्राइसेस यानी प्राइस, और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसका एक प्रमुख निर्धारक यानी मेजर डिटर्मिनेंट कीमत कहलाता है। इसी तरीके से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसका मेजर डिटर्मिनेंट कहलाता है इनकम यानी आय। इनकम यानी आय का मतलब ये है कि भाई अगर हम बात करते हैं कि जब हम मैक्रो पर डील कर रहे हैं तो ज्यादातर हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं मैक्रो के वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील करते हैं इनकम से यानी आय से, और इसीलिए इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रमुख निर्धारक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो प्रमुख निर्धारक है वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए है प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई से डील कर रही है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हैं तो वो क्या कर रही है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से डील कर रही है। यानी अगर हम बात करते हैं कुल मांग और कुल आपूर्ति, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, देन इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, देन इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अच्छा मैंने आप सबको क्लास में पढ़ाया है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कहलाता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के पिता आखिरकार कौन कहलाते हैं? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कहलाते हैं? एडम स्मिथ। इसी तरीके से अगर कभी आपको ये पूछा जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वो है एडम स्मिथ, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन अगर मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र के जनक की बात करते हैं तो उनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। उनका नाम क्या है? जॉन मेनार्ड कीन्स। समझ में आया अच्छी तरीके से? इंडिविजुअल की बात हो रही है देन इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो। होल नेशन, होल सम के बारे में बात हो रही है देन इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्राइस एक बहुत मेजर डिटर्मिनेंट है माइक्रो का, और इनकम यानी आय एक बहुत मेजर डिटर्मिनेंट है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई है तो ये माइक्रो का पार्ट है। एग्रीगेट डिमांड
और एग्रीगेट सप्लाई है, तो ये पार्ट है मैक्रो का। फादर माइक्रो इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ कहलाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन कहलाते हैं? जॉन मेनार्ड कीन्स, यानी JM कीन्स। डन है, यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए बैक करते हैं और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। भाई पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? तो जैसे कि इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। द सेम वे इकोनॉमिक एनालिसिस को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, यानी इकोनॉमिक्स को अगर एनालाइज करना है तो इकोनॉमिक्स को एनालाइज करने के लिए दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक को हम कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चलिए आइए इनके बीच के डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक एनालिसिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू पार्ट। एक को हमने क्या कहा? पॉजिटिव, और एक को हमने क्या कहा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम समझते हैं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं एक बार आप सबके लिए डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद हम इजी तरीके से पढ़ेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शंस। यानी भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन प्रॉब्लम के क्या क्या सल्यूशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, मान लो XYZ इज अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के क्या क्या सल्यूशन है, अगर हम ये फाइंड कर रहे हैं तो ये है हमारे लिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ओके, अब आगे समझो। इसमें अब हम ये डिस्ट्रीब्यूट, जैसे हमने यहां पर लिख दिया कि भाई इस प्रॉब्लम के ये 6 सॉल्यूशंस हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं एनालाइज कर रही हूं कि भाई ये सॉल्यूशन अच्छा है, ये बुरा है, ये सॉल्यूशन अच्छा है, ये बुरा है, ये सॉल्यूशन अच्छा है, ये बुरा है। यानी यहां पर हमने 3 को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो जब उन सॉल्यूशन में हम अच्छा और बुरा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं व्हाट इज डिजायरेबल, क्या हमारे लिए डिजायरेबल है, क्या हमारे लिए सही है, देन इट इज नोन एज नॉर्मेटिव। यानी अगर हम सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं, कितने सारे, जितने भी सॉल्यूशन फाइंड कर लो, दैट इज व्हाट? दैट इज पॉजिटिव। अच्छा, उन सॉल्यूशंस को एनालाइज कर रहे हैं, उन सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। और एनालाइज कर रहे हैं यानी उसमें हम ये देख रहे हैं हमारे काम का क्या है और हमारे काम का क्या नहीं है, देन इट इज नोन एज नॉर्मेटिव। और डिटेल में बात करते हैं, और डिटेल में देखो क्या है। सिंपल, अगर बहुत सिंपल वे में आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स समझनी है तो याद रखना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब क्या है, वास्तविक तौर में क्या है, व्हाट इज करेंटली एग्जिस्टिंग इज नोन एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। यानी जब भी स्टेटमेंट में तुम्हें एक फैक्ट बताया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फैक्ट बोला, एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है। एडम स्मिथ वास्तविक तौर में, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं, इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं। यानी वो हैं, ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, देन इट इज नोन एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जब भी व्हाट इज यानी जो चीज है उसके बारे में बात हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं हमारे देश में बेरोजगारी है, ये स्टेटमेंट मैंने दे दी, तो ये हमारे लिए क्या हो गई? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई संभालता है, वास्तविक तौर में है, यानी आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व संभालता है, तो इसे हमने क्या कहा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मैंने कहा मेरा नाम आफरीन अजमत है, कोई डाउट है किसी को मेरा नाम आफरीन अजमत है? नहीं ना, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। यानी व्हाट इज करेंटली, क्या हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है, क्या फिलहाल है, क्या चीज करेंटली हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, जिसमें हमें कोई डाउट नहीं है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इतना समझ में आया? अच्छा, व्हाट इज देन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव क्या है? नॉर्मेटिव हमें क्या करना चाहिए, यानी जब आपको स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसे वर्ड मिले, शुड यानी हमें ये करना चाहिए, ought हम ये कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भारत में बेरोजगारी है, ध्यान से सुनो, मैंने कहा भारत में बेरोजगारी है, ये पॉजिटिव है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को पॉलिसीज निकालनी चाहिए। अब मैंने स्टेटमेंट दिया भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को क्या पॉलिसीज निकालनी चाहिए। अब वर्ड आ गया ना, सरकार को पॉलिसीज निकालनी चाहिए, यानी एक तो ये फैक्ट था कि हमारे भारत में बेरोजगारी है, दैट इज पॉजिटिव। अब एक ये फैक्ट आ गया, या फैक्ट नहीं है, इसका सल्यूशन ये आ गया कि सरकार को पॉलिसीज निकालनी चाहिए, सरकार ये काम कर सकती है, सरकार ऐसा कर सकती है, आरबीआई ऐसा कर सकता है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। समझ में आया कुछ? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भारत का इन्फ्लेशन, बेरोजगारी का दर अभी 4% है। ये कौन सी स्टेटमेंट हुई? मैंने कहा भारत का बेरोजगारी का दर अभी 4% है। कौन सी स्टेटमेंट हो गई ये? इट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरी स्टेटमेंट मैंने दी आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाना चाहिए ताकि वो इन्फ्लेशन को घटा सके। मैंने कहा आरबीआई शुड इंक्रीज रेपो रेट टू डिक्रीज इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमी। देन ये स्टेटमेंट कैसी हो गई? ये स्टेटमेंट कौन सी हो गई? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। समझ में आया अच्छी तरीके से? तो फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बार मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर देती हूं। पहला देखो ध्यान से, There is an inverse relationship between the price and demand of the product. ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव एक स्टेटमेंट है? There is an inverse relationship, यानी कहा जा रहा है हमेशा कीमत और मांग, किसी वस्तु की मांग के बीच में उल्टा संबंध होता है। इट इज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव? पॉजिटिव स्टेटमेंट थी या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थी? क्योंकि बोला जा रहा है ना कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। कूल, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, आरबीआई शुड इंक्रीज द रेपो रेट इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। आरबीआई को रेपो दर बढ़ाना चाहिए ताकि वो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को कम कर सके। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव? शुड वर्ड आया, शुड वर्ड आया, तो चलो वो हमारे लिए क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट, पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट शुड सेव मोर फॉर रिटायरमेंट। कहा जा रहा है जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं ना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सेविंग करनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके? ताकि वो अपनी रिटायरमेंट को अच्छे से एंजॉय कर सके। इट इज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव?
सोचो, शुड वर्ड इस्तेमाल है, यानी एक सजेशन दिया जा रहा है कि जो यूएस के लोग हैं उन्हें ज़्यादा सेव करना चाहिए ताकि वो रिटायरमेंट को एंजॉय कर सके। तो देन इट इज़ नोन एज ऑफ कोर्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या कहलाएगा? नॉर्मेटिव। Okay, next. Microsoft is the largest producer of computer operating systems in the world. Microsoft जो है वो largest producer कहलाता है computer operating system का विश्व में। It is positive or normative economics? तो ये हमारे लिए क्या है? Of course positive, because ये represent कर रहा है current situation को। देखते हैं flip over करके। Of course it is a positive statement. तो हमने क्या कहा? Positive। जब word आए ना, क्या है, व्हाट इज, करेंटली क्या है, अभी क्या चीज है, या कोई फैक्ट के बारे में बताया जा रहा है, देन इट इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, नॉर्मेटिव इज व्हाट? नॉर्मेटिव इज कि अगर हम देख रहे हैं क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, या फिर हम कोई सजेशन दे रहे हैं, देन इट इज नोन एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है अच्छी तरीके से अबाउट द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? अब हम बैक चलते हैं। हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, हमने माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, हमने पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ ली। चलो नेक्स्ट हम कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज के बारे में पढ़ते हैं। जो इकोनॉमी है पूरे देश की, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, पूरे वर्ल्ड की, यूएसए हो गया, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, अलग अलग देश की जो इकोनॉमीज हैं उन्हें 3 प्रकार में बांट सकते हैं हम। एक होगा कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, एक होगा सोशलिस्ट यानी समाजवादी, और एक है मिक्स्ड यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट दीज 3 थिंग्स कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज सोशलिस्ट, व्हाट इज कैपिटलिस्ट एंड व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्या होता है समाजवादी, क्या होता है पूंजीवादी, और क्या होता है मिक्स्ड यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सोशलिस्ट यानी समाजवादी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर सरकार का डोमिनेशन हो, यानी अर्थव्यवस्था में ज्यादा इंटरफेरेंस किसका हो? सरकार का। रिसोर्सेस में ज्यादा हक किसका हो? सरकार का। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? ऐसी इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी जब हमारे जो भी आसपास के रिसोर्सेस है, संसाधन हैं, उन पर सरकार प्रभाव डाल रहा है, ज्यादातर रिसोर्सेस सरकार के हाथों में हैं, देन इट इज नोन एज सोशलिस्ट यानी समाजवादी। देन व्हाट इज कैपिटलिस्ट गाइस? कैपिटलिस्ट यानी जब रिसोर्सेस में ज्यादा हक हो निजी क्षेत्रों का, यानी प्राइवेट सेक्टर का, यानी इकोनॉमी में ज्यादा हक प्राइवेट का हो, ज्यादा रिसोर्सेस प्राइवेट अपने हाथ में रख रहे हो, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? कैपिटलिस्ट। देन व्हाट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी यानी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर किसी का भी डोमिनेशन नहीं हो। भाई सरकार नियम बनाती है, प्राइवेट सेक्टर उसे फॉलो करते हैं। व्हेन नो डोमिनेशन इज क्रिएटेड देन इट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। इसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस, भाई सोशलिस्ट समाजवादी में सरकार का प्रभाव है। सरकार का प्रभाव है तो इस इकोनॉमी का मेन मकसद क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर यानी जनता के हित पर काम करना।
अर्थव्यवस्था में ज्यादा इंटरफेरेंस सरकार का है, तो सरकार ऐसी पॉलिसीज बना रही है जो पब्लिक वेलफेयर को फोकस कर रही है। और इसीलिए सबसे मेन मकसद एक सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था का होता है लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर। वहीं पर अगर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अधिक से अधिक लाभ कमाना, रिसोर्सेस को ऐसे यूटिलाइज करना कि प्रॉफिट जनरेट हो, ऐसा काम जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मकसद कहलाता है। ठीक है, देन व्हाट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी भाई सरकार नियम बनाती है और प्राइवेट सेक्टर उसे फॉलो करता है। जब यहाँ पर किसी का डोमिनेशन नहीं है तो याद रखिएगा यहाँ पर दोनों होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों होते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी मिलेगा, यानी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि प्रॉफिट के लिए हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी पॉलिसीज है जो कि जनता के हित के लिए भी बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों मकसद होता है, कोई एक मकसद नहीं होता है। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट, सोशलिस्ट समाजवादी प्राइस रेस्ट्रिक्शन जो है वो एक मेन मकसद होता है समाजवादी सोशलिस्ट का। प्राइस रेस्ट्रिक्शन का माने यानी कीमतों में पाबंदियां। सरकार जो है प्रोडक्ट के प्राइस को अपने काबू में रखता है, दामों में एक अपर और लोअर बैंड फिक्स कर देता है कि इससे ऊपर नहीं बेच सकते, इससे नीचे नहीं बेच सकते, यानी प्राइसेस को रेस्ट्रिक्ट करके रखना ये होता है सरकार का काम। और इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइसेस रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, मूल्य प्रतिबंध रहता है। ठीक है, अच्छा कैपिटलिस्ट क्या है, प्राइस मैकेनिज्म का आइडिया फॉलो करता है, मूल्य प्रणाली। अब प्राइस मैकेनिज्म क्या है, ध्यान से सुनो। प्राइस मैकेनिज्म माने जब चीजों की कीमतें डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करती है, माने चीजों की कीमतें डिमांड एंड सप्लाई पर फ्रीली डिपेंड करती हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक मकसद होता है। तो प्राइसेस को अगर डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करा जा रहा है तो वो प्राइस मैकेनिज्म कहलाता है, और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है। कीमतों को रेस्ट्रिक्ट करा जाता है तो ये सोशलिस्ट यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मकसद होता है। मिक्स इकोनॉमी क्या कह रहा है, दोनों। मिक्स इकोनॉमी क्या कह रहा है, दोनों। जैसे इंडिया है, इंडिया में ना पेट्रोल के दामों को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है सरकार ने, वहीं पर डिमांड एंड सप्लाई पर बहुत सारी चीजों की प्राइसेस फिक्स है। तो दोनों होता है, ज्यादातर प्राइस मैकेनिज्म है लेकिन यहाँ प्राइस रेस्ट्रिक्शन भी मौजूद है। ओके, आगे अब यहाँ पर लिखा है सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी माने केंद्रीय द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसे हम सेंट्रली प्लान्ड केंद्रीय द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था, वाई बिकॉज क्या होता है सरकार के हाथों में सब कुछ है, तो इट इज नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट को हम लासे फेयर के नाम से भी जानते हैं। लासे फेयर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप ये वर्ड इस्तेमाल होता है ज्यादातर वहां पर जहां पर सरकार का इंटरफेरेंस कम से कम हो, और इसीलिए लासे फेयर इज अ वर्ड यानी नॉन इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप। ये किससे संबंधित है, ये कैपिटलिस्ट से संबंधित है। कूल, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्स इकोनॉमी को हम नेहरूवियन इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। मिक्स इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज नेहरूवियन इकोनॉमी, याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, ये सब हमारे लिए क्या है, सोशलिस्ट। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये क्या है हमारे लिए, सोशलिस्ट समाजवादी। कैपिटलिस्ट, साउथ कोरिया,
ठीक है, नॉर्थ कोरिया सोशलिस्ट है, साउथ कोरिया क्या है, कैपिटलिस्ट। साउथ कोरिया के बाद यूएसए, ठीक है, यूएसए के अलावा जर्मनी, ये सब हमारे लिए क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है ना, ये ज्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं। मूव करते हैं हमारे क्लास के लास्ट टॉपिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र में डिवाइड होती है इकोनॉमी। एक को हम कहते हैं प्राइमरी, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी, और एक को हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर। चलो मूव करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा पहले डायग्राम दिखा देती हूँ, इससे आप समझने की कोशिश करो कि क्या होता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये है प्राइमरी, देख रहे हो, यहाँ पर ये है क्या, एक प्राइमरी सेक्टर। ये है हमारे लिए सेकेंडरी, और ये इधर जो आया था, ठीक है, अभी देखना, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है टर्शियरी सेक्टर, सी। अब यहाँ पर कुछ आपको समझ में आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर? ध्यान से देखिएगा, जब हम चीजों को एज इट इज नेचर से ऑब्टेन्ड करते हैं, ठीक है, अब यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, चीजों को एज इट इज उसी के नेचुरल फॉर्म में नेचर से ऑब्टेन्ड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्राइमरी है। जैसे कि एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी, मछली हमने पकड़ा, प्राइमरी, हमने फॉरेस्ट्री लकड़ी काटी, प्राइमरी। यानी चीजों को एज इट इज नेचर से ऑब्टेन किया, दैट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र। देन व्हाट इज सेकेंडरी? अब यहां पर तुमने देखा एक इंडस्ट्री बनाई है मैंने, क्यों? क्योंकि जब चीजों को हमने एज इट इज नेचर से ऑब्टेन्ड किया वो प्राइमरी था, और इसे हमने कन्वर्ट किया इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग करी, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सेकेंडरी। यानी लकड़ी काटी, दैट इज प्राइमरी, लकड़ी से फर्नीचर बनाया, दैट इज सेकेंडरी, यानी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। थर्ड इज द टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। मीडिया इज रिलेटेड टू सर्विस, टर्शियरी सेक्टर। टीचर, मैं पढ़ा रही हूं, टीचर, तो ये हमारे लिए क्या है, टर्शियरी सेक्टर। भाई देखो, मैंने लकड़ी काटी, फॉरेस्ट्री, प्राइमरी, लकड़ी से फर्नीचर बनाया, सेकेंडरी, और इसे ले जाकर बाजार में बेचा, तो दैट इज नोन एज टर्शियरी सेक्टर। यहां पर हम नेचुरल फॉर्म में चीजें रखते हैं, सेकेंडरी में हम क्या कर रहे हैं, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, और यहां पर इसे ले जाके बाजार में बेच रहे हैं, देन इट इज नोन एज टर्शियरी सेक्टर। तो अब इसकी नेक्स्ट पेज में सिंपल डेफिनेशन लिखी है, अगर आप सब देख सकते हैं। इसे हम एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी। इट इज ऑल्सो नोन एज एलाइड और एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड, टर्शियरी, इसे हम सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड, ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड होता है और ट्रेडिशनल टेक्निक इस्तेमाल करता है। प्राइमरी सेक्टर्स अनऑर्गेनाइज्ड में ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड में ज्यादा होते हैं, और टर्शियरी सेक्टर तो मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड ही होते हैं। यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड के आने का नाम ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट,
एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, जो एज इट इज नेचुरल प्रोसेस है, नेचर से ऑब्टेन्ड करने वाला, दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी में हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा दी, कन्वर्जन कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं ये सब सेकेंडरी हैं। टर्शरी में क्या आ गया, बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, मीडिया आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, टीचर्स आ गया, एवरीथिंग रिलेटेड टू सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ हमारे लिए क्या है, टर्शरी सेक्टर है। समझ में आया अच्छी तरीके से। सी, यहां पर ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, अब अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। व्हेन हमने व्हीट प्रोक्योर किया, यानी गेहूं धान काटा, तो वो हमारे लिए क्या है, प्राइमरी। धान काटा तो वो मेरे लिए क्या है, प्राइमरी। ओके, धान को हमने आटा या ब्रेड में कन्वर्ट किया तो वो मेरे लिए क्या हो गया, सेकेंडरी। अब इसे ले जाकर हमने क्या किया, बाजार में बेचा, सोल्ड इन शॉप, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, टर्शरी सेक्टर। समझ में आया, सिंपल था। यहां पर एक डायग्राम से आप तीनों सेक्टर्स का मतलब आसानी से समझ सकते हो। क्या हुआ, हमने व्हीट को प्रोक्योर किया नेचर से एज इट इज प्राइमरी, उससे हमने आटा ब्रेड बनाया, दैट इज सेकेंडरी, उसको ले जाकर हमने बाजार में बेचा, दैट इज नोन एज टर्शरी सेक्टर। प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, बताया था मैंने, प्राइस थ्योरी को हम इसमें से और किस नाम से जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस थ्योरी तो ये किसका पार्ट है, ये हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। वाई, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द, या प्राइस इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था। चलो नेक्स्ट, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये टर्म किसके द्वारा कॉइन करे गए, रैगनर फ्रिश इन ईयर, सॉरी यहाँ पर तो नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, तो रैगनर फ्रिश जो थे, ठीक है, उन्होंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड कॉइन किया। ठीक है, एक्चुअली इसका आंसर यही है, रैगनर फ्रिश। ठीक है, कोई बात नहीं, कुबों में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो रैगनर फ्रिश ने 1933 में अर्थशास्त्र को दो पार्ट में बांटा, एक को कहा माइक्रो और एक को हमने कहा मैक्रो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी जो कि मेनली नेचुरल प्रोसेस से संबंधित है, वो किसका पार्ट है, यस, तो वो आखिरकार किसका पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। बिल्कुल सही कहा, मैंने आज की क्लास में आप सबको पढ़ाया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सारे के सारे स्टूडेंट को जो है क्लियर हो चुकी है आज की क्लास। ठीक है, हमने क्या किया, ओके, तो हमने क्या किया आज की क्लास में, सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया और बेसिक चीजें हमने खत्म कर ली। माइक्रो, मैक्रो, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आप सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। Keep imbibing. We believe in you.